आज हम नई सीरीज शुरू करते हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में, भारतीय इतिहास में इस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। कुछ इतिहासकार मध्यकालीन भारतीय इतिहास को मोहम्मद बिन कासिम के आगमन के समय 712 से मानते हैं और कुछ इतिहासकार मध्यकालीन भारतीय इतिहास को 1206 से मानते हैं। क्योंकि हमें पढ़ना है मध्यकालीन भारत, हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में पहला टॉपिक दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चलती है, अर्थात दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से 1526 है। 1526 है। आइए दिल्ली सल्तनत के बारे में एक बार देखते हैं आगे क्या है, किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। उत्तरी भारत के अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी, अर्थात वो बेऔलाद था, इसके कोई औलाद पैदा नहीं थी। वह बहुत ही बड़ी संख्या में जब भारत आया था तो अपने साथ गुलाम लेकर के आया था, जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। जब कोई औलाद नहीं है तो वो नियुक्त तो करेगा ही, अगर औलाद होती तो अपनी औलाद को करता, तो कोई नहीं। अब आगे चलते हैं। 1206 में मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु होने पर उसका सबसे वफादार गुलाम, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, ने लाहौर की गद्दी पर स्थानीय नागरिकों की सिफारिशों पर ग्रहण की थी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। सनाता 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे। क्या नहीं थे? एक भी वंश के, मतलब किसी का कोई वंश था, किसी का कोई वंश था। इल्तुतमिश का जैसा यानी कि इल्तुतमिश का कुछ और था और जी बलबन का कुछ और था, ऐबक का कुछ और था। तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। पहले वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने वंश का नाम रखा गुलाम वंश, क्योंकि एक गुलाम था। उसी गुलाम की दास्ता को याद रखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने वंश का नाम गुलाम वंश रखा था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुतुबी वंश से ताल्लुक रखता था। इसके अलावा इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उनने शमसी वंश अर्थात इलवरी वंश तथा बलबनी वंश राजवंश का नाम दिया। आगे एक इतिहासकार होते हैं जिनका नाम अजीज अहमद ने शासकों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया। इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क या ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। अर्थात गुलाम वंश का दूसरा नाम ममलुक वंश है। गुलाम वंश का दूसरा नाम ममलुक वंश है। अर्थात ममलुक वंश किस वंश के नाम से जाना जाता है? गुलाम वंश के नाम से। ममलुक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया। अब हम शासन बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में अर्थात भारत पर जो शासन करता है वो 1206 से 1210 तक करता है। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। यह दिल्ली का प्रथम तुर्क दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम तुर्क शासक तुर्क
शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अर्थात कह सकते हैं इसने सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक या सिपाह सलार की पदवियों से ही संतुष्ट था। ऐबक ने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गौर के गयासुद्दीन महमूद ने गुलाम गुलाम पद से इसे मुक्त कर दिया था। अर्थात दास्ता की बेड़ी किन्ने तो ऐबक की किन्ने तोड़ी थी? गयासुद्दीन महमूद ने। और गयासुद्दीन महमूद कौन था? गौर का शासक था। उसे दास्ता से मुक्ति 1208 में मिली थी। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में दास्ता से मुक्ति मिली थी। ऐबक ने 1206 से 1210 में तक लगातार लाहौर से ही शासन संचालित किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। कहने का मतलब ये है कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ में लाहौर सल्तनत बनाया था, न कि दिल्ली सल्तनत। अर्थात इसको लाहौर सल्तनत भी कहना गलत ना होगा। मिन्हाजुद्दीन सिराज कुतुबुद्दीन ने ऐबक को एक वीर और उदार हृदय सुल्तान बताया था। वह लाखों में दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श, क्या कहते थे? लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा गया तथा पील बख्श के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि यह हाथियों का दान भी दिया करता था। और इन्हीं उपाधियों से ये आगे चलकर जाना गया। इसको हसन निजामी और फख्र मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। उसने 1199 में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1199 की याद में इनने कुतुब मीनार की नींव रखी थी दिल्ली के अंदर। कहाँ? कुतुब मीनार कहाँ बनाया था? नींव कहाँ रखी गई थी? दिल्ली के अंदर। कब रखी गई? 1199 में। कुतुब मीनार की नींव कहाँ रखी गई थी? दिल्ली में। कब रखी गई थी? 1199 में। किसकी याद में रखी गई? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। तो इसका कह सकते हैं कि ये एक स्मारक की तरह बनाया गया था। इल्तुतमिश ने 1230 और 31 के मध्य पूरा करवाया था इसका काम। 1200 तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के बाद गोरी ने ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का मुख्य सूबेदार नियुक्त किया था, क्योंकि यही इसका विश्वसनीय वफादार गुलाम था। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में। कब हुई थी? 1210 में। कौन सा खेल खेलते हुए थी? पोलो, अर्थात चौगान। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी उसका बेटा अनुभवहीन और अयोग्य पुत्र आराम शाह 1210 में गद्दी पर बैठा, किंतु इल्तुतमिश ने इसे अब्दस्त अर्थात पद से हटा करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अर्थात कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? आराम शाह। आराम शाह को हटा करके कौन बैठा? इल्तुतमिश। अब तक कितने शासक आ गए? 3। पहला कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा कौन सा? आराम शाह। तीसरा कौन सा? इल्तुतमिश। आराम शाह मात्र 8 महीने के लिए गद्दी पर बैठा था भैया, याद रखें कि 8 महीने तक ही ये गद्दी पर टिका रहा। अब शासन आता है इल्तुतमिश। कुछ इतिहासकार इसको ही अल्तमश नाम देते हैं। अल्तमश इसका जो
इल्तुतमिश का शासन 1210 से 1236 तक, 1210 से 1236। सुल्तान आजम इल्तुतमिश को कहते हैं। अमीरुल उमरा इल्तुतमिश कहलाता है। इज़वर की भूमि का रक्षक इल्तुतमिश कहलाता है। इज़वर के सेवकों का सहायक इल्तुतमिश कहलाता है। इल्तुतमिश का अर्थ है राज्य, साम्राज्य का स्वामी। क्या है? साम्राज्य का स्वामी। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। यानी किस जाति का था? इलवरी तुर्क। तो इसीलिए इन्हें इलवरी वंश की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत में। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि यो राजधानी अपनी लाहौर से दिल्ली ले आया था और यहाँ से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली में ही इल्तुतमिश व तमागाज रूमी को 1 लाख जीतल में खरीदा था। अर्थात गुलाम, यानी कि गुलामी शुरू में किसके थे? गोरी के। फिर यो गुलाम हुआ ऐबक का। ऐबक ने इल्तुतमिश को आरंभ से ही सारे जादर अंगरक्षकों का प्रधान का पद दिया। तदोपरांत उसे बरन का इक्ता प्रदान किया। बरन आज का बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। आरपी त्रिपाठी के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार। आराम शाह की अयोग्यता के कारण ही दिल्ली के तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश को बदायूं से दिल्ली बुलाया था। 1210 में आराम शाह को जूद के युद्ध में पराजित करके इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना था। जूद का युद्ध कब हुआ था? 1210 में। जूद का युद्ध कब हुआ था? 1210 में। ठीक। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। मोहम्मद गोरी ने 1206 में खोखरो विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। साथ ही उसे अमीरुल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। अमीरुल उमरा की उपाधि किसने दी थी? इल्तुतमिश को ऐबक ने। 1229 में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत के औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। इल्तुतमिश द्वारा बगदाद के खलीफा के खिलअत प्राप्त करने का उल्लेख मिनहाज उस सिराज की किताब तबकाते नासिरी से प्राप्त होता है। तबकाते नासिरी के लेखक का नाम क्या है? मिनहाज उस सिराज। तबकाते नासिरी किताब किसकी है? मिनहाज उस सिराज की। इसमें उल्लेख है कि इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण एवं उपहार को सुल्तान और उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। अब आगे 1234 से 35। 1234 से 35 में तुर्कों ने भिलसा के एक प्राचीन हिंदू मंदिर तथा उज्जैन के महाकाल इल्तुतमिश के समय अवध के पृथु का विद्रोह हुआ था। पृथु का विद्रोह किसके समय में हुआ था? इल्तुतमिश के। और कहाँ है? अवध, मतलब लखनऊ वाला क्षेत्र। विरोधी सरदारों के परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी, जिसे तुर्काने चहलगानी या
चालीसा कहा जाता था। अर्थात तुर्कान चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। किसने की? इल्तुतमिश ने की थी। 1221 में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था, जब वह ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मारगवानी का पीछा करता हुआ सिंध तक पहुंचा। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। उसने जलालुद्दीन मारगवानी के दूत आइनुल मुल्क की हत्या करवा दी और उसे विनम्रता पूर्वक शरण देने से मना कर दिया। इस प्रकार नवोदित तुर्की साम्राज्य अर्थात दिल्ली सल्तनत चंगेज खां से बच गया। चंगेज खां स्वयं को भगवान का अभिशाप कहता था। भगवान का अभिशाप अपने को कौन कहता था? चंगेज खां। भगवान का अभिशाप चंगेज खां कहलाता था। 1230 और 31 में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने बंगाल पर कब पूर्ण रूप से अधिकार किया था? 1230 और 31 के मध्य। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में करवाया। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। टकसाल का नाम लिखवाने की, कहां से ये ढल रहे हैं उसका नाम लिखा होता था सिक्कों पर। ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। उसने मिन्हाजुद्दीन सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाई। उसने इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सल्तनत में सेना रखने का और उसका निर्माण करने का जो सुझाव दिया वो किसने दिया था? इल्तुतमिश ने। उसने मुद्रा में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक सबसे पहले कौन था? इल्तुतमिश। पहला क्वेश्चन। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी और टका, चांदी का टका और तांबे का जीतल उसने ही आरंभ किया था। अर्थात चांदी का टका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। तांबे का सिक्का किसने चलाया था? तांबे का जीतल किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली कौन सी सल्तनत में? दिल्ली सल्तनत में। इल्तुतमिश ने इक्ता संता का प्रयोग भारतीय समाज की समानतावादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने का एक साधन के रूप में किया। डॉक्टर A.K. निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा और एक शासक वर्ग प्रदान किया था। नरेंद्र मोदी जी जैसा एक राष्ट्र एक चुनाव, एक वोट एक अधिकार, एक राशन एक आधार, एक राशन कार्ड एक राशन वाली व्यवस्था कहीं से भी कोई वाली सेम टू सेम इनने भी अपनाई थी, जो नरेंद्र मोदी द्वारा आजकल अपनाई जा रही है। तो कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी किससे प्रेरित होंगे?
इल्तुतमिश नहीं ना, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, वो जमाना वो था, यो जमाना यो है। निजामुद्दीन जुनैदी, जुनैदी इल्तुतमिश का सबसे विश्वसनीय वजीर था। निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का सबसे विश्वसनीय वजीर था। 1230-31 में कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, मगर वह पहले ही लुढ़क गया, पूरा नहीं करा सका। 1231 में दिल्ली स्थित नासरुद्दीन का मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अच्छा, दिल्ली में पहली बार या भारत में पहली बार बनने वाला मकबरा नासरुद्दीन महमूद का मकबरा था, जो 1231 में बना था। बनवाया किसने था? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। मकबरे की शुरुआत भारत में किसने की थी? इल्तुतमिश ने। मकबरे की शुरुआत भारत में किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। अर्थात ओरिजिनल में असली संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। अब अगला, इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे। उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया और अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। मतलब कहने का मतलब उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? रजिया को। मगर अमीर उस टाइम पर ताकतवर हो गए थे, उन्होंने मौका मिल गया, उन्होंने क्या करा? रजिया को ना बिठा करके रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। तो रुकनुद्दीन के समय में उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में वास्तविक सत्ता आ गई थी। मगर कहने के नाम का सुल्तान, काम का शाह तुर्कान थी, जो महिला थी, जो अमीरों को अच्छी नहीं लगी, उन्हें भी उठाने का, अमीरों ने उसे भी हटाने का प्लान बनाया और उसे हटा करके क्या करा? उसे हटा करके गद्दी पर पुनः रजिया सुल्तान को बिठाया था अबदस्त कर दिया था इसको। आज हम टॉपिक रजिया तक ही यहाँ रखेंगे। कल अगली क्लास में नई